हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि जो क्लास 11 का जो फिज़िक्स का जो सिलेबस दिया गया है आपको, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर जो 2 बुक पढ़नी है वो एक्चुअली में है क्या, और पूरा जो क्लास 11 के फिज़िक्स का जो कंप्लीट ऑपरेशन जो होता है वो मैं करने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो और गारंटी देते हैं कि जब ये वीडियो आप देख लेंगे पूरी की पूरी, तो उसके बाद आपके मुंह पर होगा कि 11th का फिज़िक्स एक्चुअली में है क्या, है ना। और ये पूरा समझने के लिए आपको एंड तक देखना होगा। और इससे पहले मैंने क्लास 12 के फिज़िक्स के सिलेबस को चीर फाड़ किया था, उसे समझाया था खोलकर कि जो पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 है आपको किस तरह सिलेबस आपको आगे ले जा रहा है, क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर किससे किस तरह रिलेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब पूरा 12th का फिज़िक्स मैंने 40 मिनट्स में समझाया था, और उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के साथ करेंगे कि, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए कि वो देखें। और ऐसे ही नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है कि जब आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ को आपको करने के लिए कोई चीज़ दी जाती है, तो आप क्या करते हैं, सीधे ओ अच्छा ऐसे करना है, वैसे नहीं किया जाता है। आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आप ये काम करेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके प्रोसेस क्या है। इस लेक्चर में यही हम लोग समझने वाले हैं कि जो सिलेबस आपको दिया गया है, आपको बस ऐसा नहीं करना है कि हाँ बुक लेने हैं, बुक ख़रीदना है, जाकर आप गए और बुक स्टोर से जाकर बुक ले लिए, हाँ पहला चैप्टर और ये, फिर दूसरा चैप्टर ये, ऐसा और कॉपी पे उतार लिया और यहाँ कुछ गया नहीं। चलिए यहाँ चला भी गया, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो आप किस काबिल हो जाएंगे, या आपको सिलेबस किस तरह आगे बढ़ाने, जो सिलेबस दिया गया वो आपको किस तरह आगे ले जा रहा है, बात समझें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिजिक्स के ब्रांचेस क्या है, और फिर उसके बाद आपको कौन सा हिस्सा दिया गया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में हम लोगों को समझना है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स के ब्रांचेस को समझेंगे। ये फिजिक्स है, इसके 2 ब्रांचेस, एक है मॉडर्न जो कि माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक, और एक है क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल जो कि मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो क्लासिकल मीन्स ही ये होता है पुराना फिजिक्स। क्लासिकल मीन्स जैसे क्लासिकल डांस होता है, भरतनाट्यम, तो ये पुराने डांस है, इस वजह से इसे क्लासिकल कह रहे हैं। मॉडर्न मीन्स कि अब का। तो देखिए जब पुराने ज़माने में जब आप जाएंगे तो उस वक्त के लोगों के पास उतनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो आंखों के सामने विजिबल नहीं है, जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन सब चीज़ों के ऊपर वो थ्योरी दें, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर, इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। जब ये टेक्नोलॉजी आ गई, माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न फिजिक्स हमारे सामने आ गया। अब देखें कि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक में सबसे पहले आपको मिलेगा मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद मिलेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और फिर मिलेगा आपको ऑप्टिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर 3 ब्रांच हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्टिक्स के अंदर 2, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको मॉडर्न थ्योरीज एटम से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई से, क्योंकि इसका नाम ही है माइक्रोस्कोपिक इसलिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करने वाले। तो यहाँ हम फिजिक्स के सिलेबस को देख लिए।
कि फिजिक्स के दो हिस्से हैं, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल के अंदर 4 आते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, और मॉडर्न में माइक्रोस्कोपिक। तो नाम ही है माइक्रोस्कोपिक, मतलब उसके बारे में बात करेंगे जो विजिबल नहीं है, मतलब कि नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। तो उसमें जान रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फ़ोन है वो हम लोग पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं, वो भी तो एक छोटा सा कंप्यूटर ही है, लेकिन एक ज़माने में वो कंप्यूटर एक रूम जितना हुआ करता था, तो वो इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे आया, ये सब चीज़ है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सिलेबस अगर हम देखें तो जब आप क्लास 9th में थे तो आपको दिया गया था कि आप स्पीड, रेस्ट, मोशन, उसके बाद फोर्स, इन सब चीज़ों को स्टडी कीजिए, और थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा बहुत वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब मिला आपको। फिर उसके बाद जब आप 10th में आए तो आपको मिली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जनरेटर, मोटर, ये सब मिला होगा। लाइट चैप्टर मिला होगा, उसके बाद ह्यूमन आई मिला होगा। फिर जब आप 11th में आए हैं तो आपको फिर से मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही मिलेगा। जब आप 12th में जाएंगे तो फिर से आपको ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लास 11th के लिए, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है अभी वो बस यही दो है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, यही दो मिलकर पूरे क्लास 11th के फिजिक्स को समेटे हुआ है, ठीक है। किस तरह समेटे हुआ है, किस तरह आपके सामने परोसा गया है, दिया गया है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है, तो इस पूरे को इरेज कर देते हैं और सिर्फ मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ही यहाँ लिखते हैं। देखिएगा जो कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ शायद ही कोई देता होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है। पूरा टॉपिक आपका किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, तो पूरा टॉपिक आपका बेस्ड है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए ये आपका सिलेबस है मैकेनिक्स। अब बात करते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या है। मैकेनिक्स के अंदर है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है, डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के कोई ब्रांच नहीं। अब यहां जो मैकेनिक्स है इसको हम लोग निकालते हैं। ये पूरा क्लास 11th है आपका, पूरा क्लास 11th यही है। अब इसके बाद हम निकालते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स जैसे ही हम निकालेंगे तो देखें, जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो मैटर आपको देखने को मिलेगा। मैटर क्या है? द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैव सम मास एंड विच एक्सर्ट प्रेशर। ये आपने मैटर के डेफिनेशन को पढ़ा। मैटर कितने टाइप के? तो 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें 2 में, तो आप क्लासिफाई कीजिएगा, एक हो जाएगा आपका सॉलिड, दूसरा हो जाएगा फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड उसे कहते हैं जो बह सके। हवा भी बहती है, गैस बहेगी और फिर उसके बाद जो आपका पानी है लिक्विड वो भी फ्लो करेगा। तो जो मैटर है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सॉलिड और दूसरा फ्लूइड, ठीक है। तो मैकेनिक्स को हम बांट देंगे कितने हिस्से में? 2 हिस्से में, ठीक है। मैकेनिक्स को हम बांट रहे हैं 2 हिस्से में। एक कहलाएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। एक क्या कहलाएगा आपका? फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा कहलाएगा आपका सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। बहुत बारीकी से समझिएगा, पूरा क्लास 11th का फिजिक्स आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स के 2 चीज़ें पढ़नी है आपको क्लास 11th में, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स की ये ब्रांच है। स्टैटिक्स मतलब कि आप पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। काइनेमेटिक्स मतलब आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट कॉज।
विदाउट कॉज, बिना उसके कारण को जाने। लेकिन डायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे विथ कॉज। विथ कॉज इट मीन्स यहां आपको फोर्स मिलेगा, एक नई क्वांटिटी मिलेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है। अब मैकेनिक्स कितने तरह का, मैकेनिक्स को भी बांटे तो एक होगा सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जब हम सॉलिड मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे तो सॉलिड मैकेनिक्स मतलब अब इसमें जो, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये जब सॉलिड है तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से कंसीडर करेंगे, दो तरीके से कंसीडर करेंगे। ठीक है, कैसे दो तरीके से कंसीडर करेंगे, देखिए। जैसे मान लीजिए हम इसे क्या कहेंगे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स में हम इस ऑब्जेक्ट को दो तरह से कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस या बहुत ही ज़्यादा दूरी तय कर ले तो हम उस जर्नी के लिए उसे क्या कहेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एक बस है, 15 मीटर लंबी बस है और वो बस चलती है मुजफ्फरपुर, यहाँ बिहार से, बिहार में जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर से दिल्ली। ठीक है, मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वो चलती है। मुजफ्फरपुर से दिल्ली की जो दूरी है वो है, मान लेते हैं 1200 किलोमीटर। ठीक है, बस की साइज क्या है, बस कितना लंबा है, तो बस लंबा है 15 मीटर। कितनी दूर ये चल रहा है, कितनी दूर ये गई बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से दिल्ली 1200 किलोमीटर। ठीक है, 1200 किलोमीटर है तो 1200 इंटू 1000 मीटर। अब देखिए 12 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। कंपेयर कीजिए, 15 मीटर लंबी बस कितनी दूर तक गई, कितनी दूरी उसने तय करी, 12 गुने 10 का पावर 5 मीटर। तो आप देखें, कंपेयर करें, इसके सामने ये बहुत ही छोटा है। तो हम कहेंगे कि उस जर्नी के लिए बस क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला कंसीडरेशन सॉलिड मैकेनिक्स में हम क्या ले रहे हैं, इसमें से सॉलिड मैकेनिक्स को सॉलिड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉलिड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे, सॉलिड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, गारंटी दे रहे हैं, एकदम फिजिक्स आपके मुंह पर होगा क्लास 11 में। ठीक है, सॉलिड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड मैकेनिक्स में। अब यहां पर देखें तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि आपके घर में अगर प्लम्बर का काम लगा है, सॉरी कारपेंटर का काम लगा, तो वो जब लकड़ी को काटेंगे, जो भी है प्लम्बर, वो जब लकड़ी को काटेंगे उसको डिवाइड करेंगे आरी से। ठीक है, तो जो हेक्सो ब्लेड होता है उससे जब वो उसे कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के दौरान देखेंगे कि जहाँ पर लकड़ी है उसके चारों तरफ मतलब उसके पार्टिकल्स छितराए हुए, टीला बना हुआ है। तो सोचिए कि जब आप एक चीज़ को कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करने में उतना पार्टिकल है, तो सोचिए जब वो पूरा एक स्लैब अगर हम लें, एक टुकड़ा लें, तो उस टुकड़े के अंदर कितना पार्टिकल होगा। तो हम वहाँ पर ये मानते हैं या ये कहेंगे कि वो जो बना हुआ है वो पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि आँख से देख रहे हैं कि उसके कटिंग में इतने बुरादे हैं, इतने पार्टिकल्स निकले, तो जाहिर सी बात है कि वो किससे बना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। तो अब हम उसी सॉलिड को, सॉलिड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हम उसी सॉलिड को हम क्या मान रहे हैं, सॉलिड एज, ठीक है, सॉलिड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहां के बाद देखिए, इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो किस तरह बांटा गया। अब हम देखते हैं ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना अपने जगह पर है, मतलब वो रेस्ट में है, फिर वो मूव कर रहा है, मोशन में है। अब मोशन में है तो कितने तरह से वो मूव कर सकता है, मोशन के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब हम अपना सब्जेक्ट बनाकर इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो मोशन है, तो मोशन 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, तो मोशन कितने तरह से इसमें, तो इसमें जो मोशन होगा, जो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होगा,
उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे इसके लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर मोशन से पहले एक चीज की, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, सॉलिड को जब हम काइनेमेटिक्स में फिट करेंगे तो हम इसमें जो मोशन होगा उस मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर उसके बाद जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि आप पढ़ रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉलिड मैकेनिक्स है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके लिए आप क्या पढ़े, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। किस चैप्टर में मिला आपको, चैप्टर 3 में, ठीक है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ लिया। ये क्या था, मोशन इन 1 डायमेंशन, 1D, ये 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चैप्टर 3 आपका खत्म, क्योंकि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हर एक चीज पढ़ ली कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक्सेलरेशन है, उसके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एवरेज वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी है उसके पास। तो इतनी चीजें आपने पढ़ी। इसी सब चीजों को आपने 3 तरह से पढ़ा, एक जनरल मैथमेटिक्स, दूसरा आपने ग्राफ के तरीके से पढ़ा, तीसरा आपने कैलकुलस के तरीके से पढ़ा। इन सारी चीजों को आपने पढ़ लिया, आपने मोशन पढ़ लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। चैप्टर 3 अगर आपका शुरू होगी तो चैप्टर 3 में आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लिए, क्योंकि मोशन को हम स्ट्रेट लाइन या लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कौन सा चल रहा है, काइनेमेटिक्स चल रहा है, मोशन। इसमें आपको ये नहीं समझना है कि मोशन है तो किस वजह से है, मोशन है और उसके पास स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हैं, एक्सेलरेशन है, बस इसी के बारे में बात करनी है। ये सॉलिड, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सॉलिड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स ब्रांच। अब इसके बाद आप इंटर करते हैं कि अब आपको जानना है, आप समझ गए कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आप समझ लिए। अब इसको समझने के बाद हल्का एक चीज बढ़ाया गया, और वो ये है कि जो चैप्टर 4 में जब आप आएंगे तो ये 1 डायमेंशन है, चैप्टर 4 में जब आप आएंगे, ठीक है, तो यही चीज हो जाएगा 2D, 2 डायमेंशन, ये आपको मिलेगा चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। और 2 डायमेंशन समझने के लिए, 2 डायमेंशन है, हालांकि 2 वेरिएबल है इसके पास, तो इस वजह से आपको वेक्टर भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 4 आ गया। अब इसके बाद, ठीक है, देखिए कैसे दिया गया, पहले सिंपल आपको समझाया गया कि कोई स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एकदम सिंपल, हलवा बनाकर आपके सामने रखा जाता है फिजिक्स, ठीक है, हलवा बनाकर एकदम, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये, और ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो इसके पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, खत्म, आपका चैप्टर 1 खत्म। अब इसी के मोशन को आपने कैलकुलस के तरीके से भी समझा, v = dx/dt, a = dv/dt, ये आपने कैलकुलस तरीका समझा। ग्राफ के तरीके से समझा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आपने उसके तरीके से भी समझा। और जनरल जो आपका थ्योरी है, जो फिजिक्स है, उसके तरीके से भी आपने समझा। अब आपको कहा गया कि यही पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये अब स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल रहा है, ये अब थोड़ा प्लेन पे चल रहा है, प्लेन पे मूव कर रहा है। प्लेन का एग्जाम्पल क्या है, प्लेन का एग्जाम्पल है जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में जब आप स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर या गोटी किसी भी चीज को, तो उसके मोशन को आप 2 डायमेंशन, क्योंकि वो एक प्लेन पर मूव कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन पर मूव कर रहा है, इसलिए 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन हो गया। अब वही 2 डायमेंशन अगर वर्टिकल हो तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे। वर्टिकल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इंक्लूड कर दें, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स वो 2 डायमेंशन मोशन को परफॉर्म करे तो हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। जैसे आप छत पर हैं और किसी पत्थर को ऐसे फेंकिए, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है, या ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कीजिए, तो वो ऐसे जाएगा और फिर वो आगे। तो इसके पास देखिए हाइट भी है, मतलब एक्स एक्सिस भी है और वो आगे भी गया है, वाई एक्सिस भी है, 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन है इस वजह से इसके पास 2 वेलोसिटीज है, और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या ये जो भी एक्सेलरेशन या फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से आपको वेक्टर भी पढ़ने की जरूरत है। आपका चैप्टर 4 खत्म हो गया, ठीक है। सिलेबस कैसा है, अब यहां पर इतना समझ चुके, अब इसमें एक नई चीज हल्का सा इसमें इंक्रीज कर दिया गया, और वो क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है,
तो वो जब मूव करेगा, जब वो मोशन में होगा, तो मोशन में क्यों होगा? क्योंकि उसे किसी ना किसी वजह से धकेला गया होगा, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तभी तो वो मूव करेगा। तो यहां पर जो एक्सटर्नल एजेंट है वो एक्चुअली में क्या है? फोर्स। क्योंकि फोर्स क्या है? तो देखिए आपको क्या कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी, तो इसके पास वेलोसिटी है, लेकिन आप ध्यान से देखें इसे, जब वजन करेंगे तो इसके पास मास भी है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये लाइन, इसी लाइन से हम निकालें अगर तो क्या निकालेंगे? ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में, इसलिए ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी। दूसरा लाइन, अब हम ऑब्जेक्ट को एज ए मास अगर देखें तो हम क्या कहेंगे? मास हैज वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मास है। अब हम मास हैज वेलोसिटी को, मास और वेलोसिटी को कंबाइन कर दें, क्या मिलेगा? मोमेंटम। अब जैसे ही हमें मोमेंटम मिलता है तो अब इसके पास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आज से ये नहीं कहिएगा कि हाँ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब से वो कहिएगा कि दैट हैज मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि हर चीज़ों को फिजिक्स के तरीके से ही समझें और बताएं। क्लास है इसमें भाई, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि दिस ऑब्जेक्ट हैज़ मोशन, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मोशन। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट हैज़ मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम है, क्योंकि ये खुद एक मास है और इसके पास वेलोसिटी। अब इसके मोमेंटम, अब हम इसके मास में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। कैसे? धक्का देंगे या खींचेंगे, तो हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो मेरा पुश और पुल करना क्या है? मतलब मेरा जो पुश और पुल करना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? इसके मोमेंटम के बदलाव में, कि हम इसको धक्का देंगे तो इसके वेलोसिटी में कितनी चेंजेस आ सकती है, ठीक है। तो जब इसके वेलोसिटी में चेंजेस आएगी, मतलब मास तो कांस्टेंट है, लेकिन किस में चेंज आ रही है? वेलोसिटी में। इसका मतलब किसके? मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? इसके मोमेंटम के बदलाव में। और दिस न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ मिल गया, मतलब फोर्स मिल गया फाइनली। तो न्यूटन ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके पीछे 3 कारण है, 3 नियम है जिसके वजह से ये मोशन में होता है। तो अब आपको एक नई चीज मिली। पहले आपको क्या बताया गया कि भाई मोशन पढ़ लीजिए, ऐसा ऐसा होता है। भाई अब मोशन पढ़िए, 2 डायमेंशन में हो रहा है, मतलब कि एक प्लेन है, वहां पर मोशन है। आप मोशन समझ गए। अब आपको चैप्टर 3 में ये बताया गया, एकदम आसान से हलवा बनाकर दिया जा रहा है। अब चैप्टर 5 में आपको बताया गया कि मोशन में है ना, तो उसके पीछे 3 कारण, 3 नियम है जिसके वजह से मोशन में। तो आपको क्या मिला? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज आप पढ़े। फर्स्ट लॉ इनर्शिया, मास की वजह से, कि वो अपनी अवस्था में है तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा नियम आपने पढ़ा वही, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे? एफ प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आपने पढ़ा कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब हर एक्शन के पास क्या है? हर जहां भी आप फोर्स लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको वापस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इससे ये पता चला कि नेचर में जो फोर्स है वो सिंगल नहीं है, नेचर में जो फोर्स है वो पेयर में अवेलेबल है। मतलब कि सिंगल फोर्स अवेलेबल नहीं होता नेचर में। नेचर में जब भी फोर्स होगा पेयर में होगा, एक फोर्स होगा, ठीक है, एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन होगा। न्यूटन्स लॉज आपने पढ़ लिया। न्यूटन्स लॉज पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, या फिर वाई क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड ड्यूरिंग कैच, ये सब एप्लीकेशन है। हम लोग अलग जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जब आप ये पढ़ लेते तो फिर आपको मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब जब कंजर्वेशन मिलेगा तो कंजर्वेशन पढ़ने के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप समझेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो ये बेसिकली टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये निकला हुआ फ्रिक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मॉडर्न थ्योरी पढ़िएगा, ओल्ड थ्योरी पढ़िएगा, तो मॉडर्न थ्योरी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़िएगा, उसके टाइप को पढ़िएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर उसके लॉज को पढ़िएगा, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। फिर इसमें आपको जानने को ये मिलेगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, वो एक पोस्ट का नाम है। वो एक ओहदा है जो अलग अलग फोर्स अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में निभाते हैं।
जैसे सोलर सिस्टम के केस में अगर लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है किसके लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। उसी तरह जब रोड पर आप किसी बाइक को टर्न कराते हैं तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आप ये पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा है कि जब टर्न करते हैं तो बाइक हमारी जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है, तो वो पढ़ना है हमें, वो हम समझेंगे, ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ बाइक। फिर ये सब जब हमारे पास ये है कि बाइक को हम झुका सकते हैं, लेकिन फोर व्हीलर को कैसे झुकाएंगे, तो फोर व्हीलर नहीं झुकता, इस वजह से हम उसके लिए ट्रैक को ही झुका सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स ये पढ़ने को मिलेगा। तो चैप्टर 5 आपका खत्म। चैप्टर 5 में क्या मिला आपको, चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अभी तक आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं। अब यहां के बाद देखिए, आप समझ गए कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फिर उसके बाद वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, सारी क्वांटिटी सेम है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सेम। उसके बाद आपने समझा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में यूं ही नहीं होता, क्योंकि ये डायनेमिक्स ब्रांच है, ठीक है। ये जो है ये दोनों, ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपका आएगा काइनेमेटिक्स में, ठीक है, और ये वाला जो ब्रांच है ये आपको आएगा डायनेमिक्स में, ठीक है। तो आप समझ गए कि यूं ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है और उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब जब आप ये समझ गए तो अब देखिए यहां पर अब बात करते हैं इसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में देखें ये विकेट है और बॉलर जब बॉल डालता है तो बॉल आएगा, टप्पा खाएगा और फिर उसके बाद विकेट में लगेगा और विकेट ऐसे आगे गिर जाता है। तो विकेट जब आगे गिर जाती है तो यहां पर विकेट के बीच विकेट के लिए देखें तो डिस्प्लेसमेंट हुई। अब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है विकेट के लिए वो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने में मतलब कि फोर्स लगा तो यहां पर फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वर्क फिजिक्स कहता है कि जहां पर भी फोर्स हो और फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसे मानेंगे कि वहां पर वर्क हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें वर्क हुआ है। वर्क करने वाला कौन है, वो बॉल के पास क्या है, मोशन। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास एनर्जी है, क्योंकि काम करने के लिए जो चीज चाहिए उसे एनर्जी कहते हैं। यहाँ काम हुआ है मतलब बॉल के पास एनर्जी है। अब बॉल के पास किस तरह की एनर्जी है, तो बॉल मोशन में है, इस वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी, पावर। वर्क क्या है समझ गए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क करने के लिए जो चीज चाहिए उसे हम लोग कहेंगे एनर्जी। एनर्जी दो तरह की, मोशन वाले कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन वाले में पोटेंशियल एनर्जी। पावर क्या है, तो पावर के टाइम के रिस्पेक्ट में जो जितना ज्यादा काम करेगा हम कहेंगे उसका पावर ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारी टिकटॉक वीडियोस आती थी या अभी यूट्यूब पर देखेंगे कि एक जैसे मॉल में जाते हैं तो एक पंच वाला वो मशीन रहता है कि पंच मारिए और फिर वहां पर वो मीटर उसका दिखाएगा कि आपने कितना डैमेज दिया, बात समझे। तो कितना डैमेज दिया, अब कोई है उसको कोई बच्चे को दीजिए वो मारेगा तो वो मान लीजिए 100-200 तक ले गया, लेकिन जब किसी बड़े को दीजिएगा वो मारेगा तो 800 तक ले जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम है जो किसका पावर ज़्यादा है, उसका पावर ज़्यादा है, क्योंकि काम दोनों के एक ही है, पंच मारना। लेकिन वर्क कौन कितना ज़्यादा कर रहा है, तो बच्चा 100 तक 200 तक ही ले जा रहा है और जो जवान है वो कितना ले जा रहा है, 800। तो दोनों के लिए टाइम सेम है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में काम लगा हुआ है कि घर ऊपर के फ्लोर में काम लगा हुआ है और आप ईंट मंगाते हैं 500। अब 500 ईंट को उस छत तक पहुंचाना है, तो आपने 2 लेबर को रखा, ठीक है। एक उसमें से यंग है, दूसरा उसमें से थोड़ा बुजुर्ग है। यंग और बुजुर्ग दोनों ही को आपने बुलाया कि भाई ये ईंट जो है इसे फ्लोर तक पहुंचाइए, सेकेंड फ्लोर तक पहुंचाना है। अब दोनों के लिए टाइम क्या है, उनके आने का टाइम है सुबह 8 बजे और जाने का टाइम है 4 बजे, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 से 12 4, 4 से 4, 8 घंटा है उनके पास, ठीक है। अब इस 8 घंटे में दोनों के लिए टाइम फिक्स्ड है। जो जवान है वो क्या करता है, वो 500 ईंट में से 400 ईंट को पहुंचा देता है। जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, वो 300 ईंट को पहुंचा पाते हैं। अब देखिए दोनों के लिए टाइम 8 घंटा ही है, लेकिन कौन कितना वर्क किया, बुजुर्ग थोड़ा कम किए, जवान ज्यादा किया, तो हम कहेंगे जवान के पास ज्यादा पावर है और बुजुर्ग के पास पावर कम है। वर्क डन बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। तो आप चैप्टर 6 में इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ेंगे,
वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, ये मिला आपको चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 समझ गए। पर मैंने बताया आपको कि सॉलिड को हम लोग दो तरह से कंसीडर करते हैं, एज सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब फिर से हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप कहिएगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़े हैं, बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा है। और इस वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं इसे, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन जब आप सेम चीज यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अब आप पढ़ेंगे सॉलिड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए जब आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझे? ठीक है, तो जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे वही चीजें हैं, सारी चीजें वही हैं, लेकिन आपको नाम दिया गया लीनियर, रेक्टिलिनियर। जब उसी सॉलिड को हम एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं तो हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखिए यहां पर जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आप कह रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो यहां सर्कुलर मोशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी मिलेगा, लेकिन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है अपनी जगह पर गोल गोल ऐसे घूमे, जैसे अर्थ रोटेट करता है, तो हो सकता है कि अपने जगह पर भी मूव करे, तो उसे क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। तो अब उस हमने क्या माना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम कंसीडर करें तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसे रोटेशनल मोशन समझना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर अगर हम समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेकर समझेंगे तो समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कुलर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर हम इसे पॉइंट माने तो आपको दिखेगा कि ये बस गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसे अगर एक्सप्लेन करना है तो हम क्या मानेंगे कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसके पास 5 पार्टिकल, और जब ये रोटेट करेगा तो हर पार्टिकल के पास क्या है, हर पार्टिकल अपने अपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब सब पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी, और जब सब पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी है तो सब पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो जो जो चीजें यहां पर है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वो सब चीजें यहां, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखिए कि यहां पर जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है, एज वन मान रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है एज वन मान रहे हैं, तो यहां पर भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो हम उसे पार्टिकल के सिस्टम के तौर पर मान रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसे समझने के लिए देखिए हर ग्रुप का, हर एक भीड़ का एक लीडर होता है जो उस पूरे भीड़ को मेंटेन करता है। तो यहां पर भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल है। जैसे अगर हम इसी को कहें कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो इसका कोई ना कोई एक लीडर तो होगा जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अगर हम इसे रखें और इधर से ऐसे खींचे तो ये घूम जाएगा, गोल घूम जाएगा, इधर रखें तो भी गोल घूम जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसके मिड में पकड़कर खींचते हैं तो ये खिंचाता है। इसका मतलब अगर हम इसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के तौर पर मान रहे हैं तो सेंटर में जरूर कोई एक ऐसी चीज है जो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को कंट्रोल कर रहा है, और उससे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ये एक नया टर्म आपको मिलेगा किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। ये आपको मिलेगा चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7। तो अब आप पहुंच गए कहां, चैप्टर 7 में। अब आप सॉलिड मैकेनिक्स में ही, लेकिन सॉलिड एज ए क्या मान रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान रहे हैं। तो अब आपको वही चीजें पढ़नी है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, वो रोटेट कर रहा है तो उसके रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 7 आपका क्या है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। बात समझे? अब हम आगे बताएंगे दोनों में रिलेशन क्या है, जो आप वहां पढ़ेंगे वो यहां कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 7 आप पहुंच गए, अब आप ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं।
कि हर ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उसके हर एक पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, रिजिड बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा। सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ इनर्शिया देखने को मिला था वही चीज़ यहाँ हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास, ये अभी तक आपको कहा जाए तो ये सिस्टम ऑफ, मतलब कि सॉलिड मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स है, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का काइनेमेटिक्स है। जैसे ही आपको टॉर्क मिलेगा, यहां आपको क्या मिला था, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन यहां वही चीज है। यहां भी हम फोर्स लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रोटेट करेगा। अगर वो रोटेट कर रहा है तो हम उस फोर्स का नाम दे देंगे और उस फोर्स को कहेंगे टॉर्क। तो यहां आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा और क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। फिर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वर्क, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर पोटेंशियल एनर्जी, जो जो चीजें यहां मिली थी वो सारी चीजें यहां मिलेंगी, बस उसके नाम के आगे क्या मिल जाएगा, लग जाएगा एंगुलर। और फिर उसके बाद चैप्टर 8 आता है और चैप्टर 8 के बाद आपको मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चैप्टर 8 के बाद क्या मिलेगा आपको, चैप्टर 8 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स में आप पढ़ेंगे किन किन चीजों को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो हाइट के साथ डिक्रीज होगा, फिर जब आप नीचे जाएंगे, जमीन के नीचे जाएंगे तो वो ये डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होगा, सोलर सिस्टम क्या है, सैटेलाइट क्या है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे और आपका चैप्टर 8 भी क्या हो जाएगा, खत्म। और साथ में आपका पार्ट 1 जो है फिनिश, ये आपका पार्ट 1 फिजिक्स का पार्ट 1 खत्म। तो देखें क्या दिया गया है, सबसे पहले कहा गया कोई एक ऑब्जेक्ट है, चल रहा है, सीधे रास्ते पे चल रहा है, उसके पास स्पीड है, वेलोसिटी है, सब कुछ है। फिर आगे बढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया गया, कहा गया अब सीधे नहीं, अब वो प्लेन पे चल रहा है, मतलब उसके पास वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल पढ़े। अब आपको कहा गया कि नहीं, वो यूं ही मूव नहीं कर रहा, उसको मूव कराने वाला कोई है, मतलब फोर्स। चैप्टर 5 आ गया कि वो मोशन में है तो किसी वजह से, किसी नियम के तहत है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब जब वो मोशन में है, वो काम कर रहा है, काम करने के लिए जो चीज़ चाहिए एनर्जी है, अब वो कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, पावर। आप चैप्टर 6 में आ गए। अब जो हमारा सब्जेक्ट था पॉइंट, उस पॉइंट को हम चेंज कर दिए, हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वो अकेला नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्टिकल का वो मिश्रण, और उन सारे मिश्रण का एक लीडर है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो अब आप आ गए किस में, सिस्टम ऑफ सॉलिड एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसे हम लोग ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये, और फिर इतना पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझे। अब ये आपका पार्ट 1 खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज और देखना है कि पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं तो पार्ट 1 के लिए ही देखिए कि जब हम पार्ट 1 में काम करेंगे तो यहां पर देखें कि जो जैसे मान लीजिए कि ये लीनियर है और ये रोटेशनल, रोटेशन, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या क्या। यहां जो आप, यहां भी आप वेलोसिटी पढ़ेंगे लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगा रहेगा, लीनियर। यहां भी आप वेलोसिटी पढ़ेंगे लेकिन उसके नाम के आगे लगा रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहां भी आप डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा लेकिन उसके नाम के आगे एंगुलर लगा रहेगा। यहां भी डिस्प्लेसमेंट पढ़िएगा, उसके नाम के आगे लीनियर लगा रहेगा। यहां वेलोसिटी का सिंबल v होगा, यहां वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होगा। ठीक है, उसके बाद यहां डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होगा। यहां आपको एक्सेलरेशन पढ़ना है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल अल्फा है। यहां भी आपको एक्सेलरेशन पढ़ना है जिसका सिंबल a है, और लीनियर एक्सेलरेशन है। जो डेफिनेशन जो आपने पढ़ा है वो सब यही। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब आप अगर ये 3 चैप्टर, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपका अच्छे से कंप्लीट है ना, तो आपका ये सब भी इजीली कंप्लीट है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे दोनों के डेफिनेशन भी वही है, दोनों के फॉर्मूलाज भी वही, दोनों के एक्सप्लेनेशन भी वही। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर
लीनियर एक्सेलरेशन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम। यहाँ अगर हम फोर्स की बात करें, लीनियर फोर्स जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से, वही फोर्स यहाँ हो जाएगा टॉर्क। इसी चीज को हम रोटेशन के केस में क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे, जिसका सिंबल क्या होता है, टाउ। यहां हम मास की बात कर रहे हैं तो यहां यही मास यहां हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो जो चीज यहां है वही चीज यहां, बस उसके नाम में बदलाव है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो सब सेम है। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो सब एक जैसा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पार्ट 1 है आपका, है ना। अब इसके बाद देखें तो हम यहां पर बंटवारा कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो मोशन है वो एक्चुअली में कितने तरह का मोशन है। सबसे पहले आपको मोशन मिलेगा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। फिर उसके बाद आपको मिलेगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है। तो 5 तरह के मोशन होते हैं। इसमें रैंडम मोशन भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन रैंडम मोशन उतना कुछ खास है नहीं। रैंडम मोशन, मोशन ऑफ बी, जो मधुमक्खी या जो मक्खी होती हैं उनके मोशन को देखें तो वो रैंडम मोशन है, जिधर तिधर मूव करते हैं, ठीक है। तो ये 4 मोशन आपको पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लेना है। स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर आपको यहां मिल जाएगा चैप्टर 3, चैप्टर 4 में। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिलेगा आपको चैप्टर 7 में। तो 4 तरह के मोशन को आप पार्ट 1 में कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, आपको ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए अपने चारों तरफ के जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जो गन्ना का जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पिएंगे तो अभी तो जनरेटर वाला सिस्टम आ गया, लेकिन अगर आप पहले देखेंगे तो जनरेटर वाले के पास कुछ ऐसा फ्लाई व्हील होता था जिसे हम लोग फ्लाई व्हील कहते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है, यहाँ पर ऐसे निकला रहता है इस तरह से, और इसे पकड़ के वो ऐसे घुमाया करते थे तो गन्ना काम करता था। ये देखेंगे पुराने ज़माने में या पहले का जो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आनी चाहिए थी कि ये फ्लाई व्हील ऐसा ही क्यों नहीं, ये एक डिस्क की तरह का क्यों नहीं हो सकता, इसमें ये स्पेशल डिज़ाइन ही इस क्यों खूबसूरत लगने के लिए? नहीं, इसके पीछे ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज इक्वल टू, इसका सिंबल होता है आई इज इक्वल टू mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल। या फिर आप देखे होंगे कि यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि जो ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो उनका सेल्फ अगर ख़राब हो जाता है गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी की अगर सेल्फ ख़राब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, ऑटो के पीछे अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद क्या करते हैं कि उसमें एक रस्सी डाल देते हैं, रस्सी डाल के उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे खींचते हैं और फिर ऑटो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो ऐसा क्या है कि ऐसा बांध के ऐसा खींच रहे हैं तो वो स्टार्ट हो जा रही है ऑटो। ऐसा क्या है, अगर हम मेरे में अगर कोई ऐसे बांध के ऐसे खींचे तो हम ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ है उसके पीछे। या फिर आप जानते हैं 4 स्टॉक इंजन, जो गाड़ी होती है आपकी 4 स्टॉक इंजन, 4 स्टेप में वो गाड़ी स्टार्ट होती है। तो वो 4 स्टॉक इंजन क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? आप बाइक लेते हैं तो बाइक में देखते हैं 80 सीसी की गाड़ी, 80 सीसी, 120 सीसी, पल्सर 220। तो ये सीसी क्या है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके टैंक, जो पेट्रोल टैंक होता है उसका डायमेंशन है ये, उसमें कितने तेल आएंगे। और वहां पर, ठीक है, जो पेट्रोल टैंक है, ये कहिए कि जहां पर पूरा कंबशन काम करेगा, जो आप पेट्रोल छिड़केंगे। ये कभी सोचे कि पेट्रोल लेते हैं तो 1 लीटर है, माइलेज दे रहा है किसी जैसे टीवीएस की गाड़ी है, माइलेज दे रही है कितना, तो भाई 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 1 लीटर में 60 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो ये क्या है ऐसा,
1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो किस प्रोसेस के तहत काम करता है। तो वहाँ पर होता है कि वो जो टैंक होता है जहाँ पर कंबशन होता है वहाँ पर स्प्रे किया जाता है। उस स्प्रे में, और जो आपका स्पार्क प्लग होता है, जो सेल्फ होता है, सेल्फ लेते हैं या फिर आप किक मारते हैं तो स्पार्क प्लग में चिंगारी पैदा होती है और वो चिंगारी से कंबशन होता है और फिर वहाँ पर पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे करता है, तो फिर आपकी गाड़ी आगे बढ़ती। बात समझे? पिस्टन, अगर आप कैस्ट्रोल एक्टिव का प्रचार देख लीजिए, उसमें पिस्टन जो अप एंड डाउन होता है उसी को पिस्टन कहते हैं। बात समझे? तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए कि ऐसा है तो क्या है, और इन सारी चीज़ों का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्लाई व्हील ऐसा डिज़ाइन ही क्यों, वो ऑटो वाले ऐसे क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है, ऑटो स्टार्ट हो जाती। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। ये पार्ट 1 आपको पढ़ना है क्लास 11th में। अब जैसे ही आप पार्ट 1 ख़त्म करके पार्ट 2 में इंटर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे ही आप पार्ट 2 में इंटर करेंगे तो पार्ट 2 में आपको मिलेगा क्या, आपने सॉलिड मैकेनिक्स तो पढ़ लिया, अब पार्ट 2 में जो स्टार्ट होगा तो पार्ट 2 के स्टार्टिंग चैप्टर्स में क्या मिलेगा आपको, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि आपने सॉलिड मैकेनिक्स खत्म कर लिया। अब आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको मिलेगा, इसमें मिलेगा पास्कल्स लॉ, विस्कोसिटी, ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ भी मिला, फ्रिक्शन यहाँ भी मिलेगा, लिक्विड फ्रिक्शन जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर मिलेगा, पास्कल्स लॉ। यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑफ थ्रस्ट। लिक्विड में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा। तो लिक्विड और गैस दोनों के लिए आप यहाँ काम करेंगे। बात समझे? ठीक है, तो चैप्टर 9 8 खत्म हो गया आपका, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आपको मिलेगा। यहाँ पर सॉलिड के आपको सॉलिड के प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी मिलेगी, जो इसमें आपने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ लिया, लेकिन इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जैसे कि स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेन, ये सब आपको मिलेगा चैप्टर 9 में। और फिर उसके बाद चैप्टर 10 में आपको फ्लूइड्स के बारे में। और फिर इतना जब आपका हो जाएगा तो अब आप पढ़ेंगे उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर थर्मल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, क्योंकि उसके पास थर्मल एनर्जी कहाँ से है, एटमॉस्फेयर पर, रूम टेम्परेचर। तो आपको चैप्टर 11 में पढ़ने को मिलेगा थर्मल एनर्जी दोनों का, फ्लूइड्स का भी और उसका भी। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे फाइनली थर्मोडायनामिक्स आप आ गए, जो आपका दूसरा ब्रांच है वहां आप पहुंच गए। ये आपको मिलेगा चैप्टर 12, थर्मोडायनामिक्स मिल गया आपको चैप्टर। अब थर्मोडायनामिक्स में आप क्या, जो चीजें आपने यहां पढ़ी थी, 4 स्ट्रोक इंजन, वो सारी चीजें आप यहां पढ़ेंगे गैसियस तरीके से। कार्नोट साइकिल वही चीज जो 4 स्ट्रोक इंजन की बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा, वही चीज ये थर्मोडायनामिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, हीट इंजन पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है ना, एक्सोथर्मल, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो थर्मोडायनामिक्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। कार्नोट साइकिल हो गया, जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों, जीरोथ लॉ, ये सब चीज़ें हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स में देखने को मिलेंगी। बात समझे? अब इसके बाद मतलब कि जो चीज़ें आप यहाँ एक्सटर्नल लेवल पर पढ़ते आए हैं वो अब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बेसिस पर। बात समझे? मतलब एक्सटर्नल आपने बाहर से पढ़ लिया, जैसे मैं ही हूँ, मेरे शरीर को आपने एक्सटर्नल पढ़ लिया, कलर क्या है, ये क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब इंटरनल पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर ऑर्गन क्या क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स। सेम चीज़, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके एक्सटर्नल लेवल पे आपने पार्ट 1 में काम कर लिया, अब आप इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहे हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कितनी है। बात समझे? तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अब जब थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम ये सब जब समझ लेंगे तो अब हम ये समझेंगे, हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल
कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या है, मूव करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक घर के किसी एक कोने में अगरबत्ती आप जलाएं, आपको पूरे रूम में वो उसकी खुशबू मतलब महसूस होगी, लेकिन आप कहिएगा कि वो उसमें थर्मल एनर्जी इस वजह से वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं किसी कमरे में चूहा मरा हुआ है, तो अब चूहे की स्मेल, उसमें तो थर्मल एनर्जी नहीं, फिर भी स्मेल कर रहा है, इसका मतलब कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और फिर अगर आप देखें तो जैसे तवा गर्म होता है, रोटी पकाने के लिए तवा गर्म करते हैं, तो उस तवा के हर एक पार्टिकल के पास क्या है, थर्मल एनर्जी है, वो वाइब्रेट कर रहा है। तो अब थर्मल एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट कर रहा है इसलिए वाइब्रेशन मतलब मोशन में है, और मोशन वाले एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल में, इस वजह से हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर 13, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 KTG। तो कौन कैसे लिंक हो रहा है ये समझ में आ रही है बात आपको। अब चैप्टर 13 आपने चैप्टर 13 तक जो आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट और जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया था, ठीक है ना, मैकेनिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, मैकेनिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में एयर और गैस और जो लिक्विड है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने सब चीज़ें स्टडी कर ली इतने चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फाइनली मिलता है जो मोशन हमारा बचा हुआ है, ऑसिलेशन, ये मिलेगा आपको चैप्टर 14 में। चैप्टर 14 में मिलेगा ऑसिलेशन। क्या अब ये स्पेशल टाइप का मोशन है, कोई अपने ही पोजीशन से आगे और पीछे इस तरह बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है जैसे पेंडुलम, उसके मोशन को अब हम लोग स्टडी करेंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे आगे पीछे कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझे। अब इसी में से जब हम उस पेंडुलम के मोशन को अगर हम ग्राफ पे देखें तो हमें एक वेव दिखाई देगा। अब वो वेव इस तरह का होगा, क्रेस्ट एंड ट्रो वाला। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो साउंड है या जो एनर्जी है वो ट्रैवल करती है किस वजह से, वेव के फॉर्म में। वेव दो तरह का होगा, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझे। तो फिर हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे, जो इसी से निकला, इसी ऑसिलेशन के इससे मिला वेव। तो वेव मिलेगा हमें चैप्टर 15, ठीक है, चैप्टर 15, ये वेव हमें मिल गया। तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्लास 11th है। कहाँ से बात शुरू हुई समझ में आ रही है आपको। बात शुरू हुई कि सॉलिड मैकेनिक्स, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं, उसे एज ए पॉइंट कंसीडर किया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 निकल गया। अब हम उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के से मान रहे हैं। सारी चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन कहने का तरीका बदल गया, बताने का तरीका बदल गया। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, टॉर्क मिला। इतना करने के बाद हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिला। अब हम सॉलिड, मतलब जो मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स है, सॉलिड के बारे में बहुत हद तक चीज़ें जान चुके हैं। अब हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब कि उसमें डिफॉर्मेशन किस तरह है, स्ट्रेस कितनी होगी, स्ट्रेन कितनी होगी, इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन इसी मैकेनिक्स वाला, सॉलिड मैकेनिक्स वाला, चैप्टर 9। फिर चैप्टर 10 में आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं। वही सब चीज़ें जो हम यहाँ पढ़े सॉलिड के लिए, वही सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स के लिए। अब जब ये पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद जानना चाहते हैं उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो थर्मल एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब थर्मल एनर्जी इसके पढ़ लेते हैं, मैटर का थर्मल एनर्जी पढ़ने के बाद हम लोग उसके थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। इसमें अलग अलग प्रोसेस, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, अलग अलग लॉज पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट को समझते हैं, इंजन, कार्नोट साइकिल बातें की। फिर इतना के बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो गया तो हम लोग अब काइनेटिक थ्योरी, गैस मतलब पार्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहे हैं। वो उसे एनर्जी दिए, वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वो मोशन में है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी KTG। और फिर उसके बाद जो ऑसिलेशन बच गया था वो, और उससे मिला हमें वेव। तो ये पूरा क्लास 11th का सिलेबस है आपके सामने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आपको क्लास 11th के पूरे सिलेबस का कंसेप्ट आपको मिला होगा। और इस लेक्चर को ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी बैचमेट्स हैं, उन्हें भी ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रहस्य से रूबरू हो सके। इसके पीछे जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके कंसेप्ट को समझ सके कि पूरा सिलेबस एक्चुअली में है तो क्या है,
बात समझे? तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।